नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो दोस्तों, हम CET के अब तक कितने मॉडल पेपर कर चुके हैं? 10 मॉडल पेपर कर चुके हैं दोस्तों। कितने? 10 मॉडल पेपर कर चुके हैं CET 10+2 और CET के ग्रेजुएशन लेवल के लिए। ठीक है, तो आज का अपना 10वें मॉडल पेपर के दोस्तों थर्ड पार्ट पे अपने बात करने वाले हैं। 10 मॉडल पेपर हो चुके वैसे तो 10वें मॉडल पेपर का अपना थर्ड पार्ट हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं और इसके साथ ही करंट रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन पे आज अपने चर्चा करने वाले हैं। तो अब दोस्तों आपके सेंटर भी एग्जाम सेंटर भी आ चुके हैं और गिनकर आपके पास सिर्फ अब 5 दिन बचे हैं। तो आप अपनी तैयारी को अब अंतिम दौर में ले आइए। और देखिए, आज के अपने क्वेश्चनों के साथ बात करते हैं दोस्तों, संपूर्ण सिलेबस का रिविजन करते हुए। प्रश्न संख्या 116 से निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण कौन सा है दोस्तों, वो देखना है अपने को। अर्थात 3 सही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, हर बार बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चन रिजेक्शन मेथड से करने, अर्थात जो गलत ऑप्शन है उनको काटते हुए चलना है और जो सही है उसको चूज करना है। इससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने का चांस क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 116 की। तो 116 में अपने देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? महाधन ओज, दूसरा है पौधन अक, नवधन इक और प्रोधन उपकार। तो महाधन ओज आ प्लस ओ बन रहा है दोस्तों। देखिए संधि का नियम देखिए अपने, आ धन ओ, आ के पश्चात ओ आ रहा है तो क्या बनना चाहिए? औ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? औ बनना चाहिए। अर्थात हमारी कौन सी संधि होगी यहाँ पर? वर्धी संधि होगी। तो महोज बनता है क्या? बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? महोज बनता है। ऑप्शन ए हमारा सही बैठ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में क्या है? पौधन अक, यहाँ पर क्या है दोस्तों? औ है। क्या है? औ है। उसके पश्चात कौन सा स्वर है? ए है। तो औधन ए, अर्थात कौन सी संधि हो रही है? अयादी संधि हो रही है हमारी यहाँ पर। कौन सी संधि हो रही है? अयादी संधि का ये उदाहरण है। और अयादी संधि में औ का क्या बनता है दोस्तों? आओ बनता है। हम जानते हैं कि ए आई ओ औ, इसमें से क्रम से क्या बनता है? आए औ आओ। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आओ बनेगा। तो इसका अर्थ क्या निकलना चाहिए दोस्तों? पावक बनना चाहिए। आओ बनेगा ना, औ से आओ बनेगा। तो ये रहा आओ, पाव है और अंत का शब्द क्या है? अपना स्वर क्या है? अंतिम वर्ण कै है। तो पावक बन गया। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन बी में भी क्या है? सही संधि है। ऑप्शन सी की बात करें दोस्तों, नौधन इक, ये इसमें भी क्या है? अयादी संधि है। आओ प्लस में क्या है? ई है। तो क्या बनना चाहिए दोस्तों? आओ बनना चाहिए अपना यहाँ पर, औ से आओ बनना चाहिए। तो क्या बन रहा है? नाव और ई की मात्रा है तो ये वह के ई की मात्रा लग जाएगी और अंतिम वर्ण क्या है? क है, नाविक। तो ऑप्शन सी भी हमारा सही है। ऑप्शन डी की बात करें दोस्तों, परोधन उपकार, तो ओ धन ऊ, तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए दोस्तों? औ बनना चाहिए ना। तो पौकार बनता है क्या? कोई शब्द है क्या? पौकार आपने सुना है? तो नहीं सर, नहीं सुना। तो ये शब्द हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें क्या है? अशुद्धि है। और क्या है अशुद्धि दोस्तों? यहाँ पर आना चाहिए पर धन उपकार आना चाहिए। तो ए और ऊ बन जाएगा। ए और ऊ कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी अपनी। और क्या शब्द क्या बनेगा अपना? परोपकार बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है, जो क्या है? गलत है। प्रश्न संख्या 117 में देखिए, वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? हम सभी जानते हैं, बार बार चर्चा कर चुके हैं कि अपने क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के क्रिया विशेषण कौन कौन से? कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। कालवाचक जो जिस क्रिया विशेषण के द्वारा हमें किसी कार्य के होने के समय का पता चले, जैसे आजकल, ठीक है, साल भर, उस दिन, अब, कल, तब, ठीक है, इस प्रकार के शब्द वो कौन से? कालवाचक क्रिया। परिमाणवाचक में किसी भी कार्य के जो क्रिया है उसकी मात्रा का, परिमाण का पता चलता हो जिसके द्वारा, ठीक है, कुछ, थोड़ा, अल्प। रीतिवाचक में जैसे किस क्रिया के उसके होने का बोध करवाए, उसके होने के तरीके का अपने को क्या करे? बयां करे। वो कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण में यहाँ, वहाँ, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं क्रिया विशेषण में वो कौन से? स्थानवाचक। तो वह साल भर अनुपस्थित रहा, ये किसका है? समय का बोध हो रहा है ना कि साल भर एक समय अंतराल है, ठीक है, समय सीमा। तो कालवाचक क्रिया विशेषण हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 में देखिए, थोड़ा बहुत इनमें से कौन सा समास है? थोड़ा बहुत
इस थोड़े बहुत शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तो बात करें इतरेतर द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व है, या अव्ययभाव समास है, या समाहार द्वंद्व है। बात करें इतरेतर द्वंद्व समास की, तो इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है दोस्तों? उसके अंदर हम ऐसे शब्द देखते हैं इतरेतर द्वंद्व में। तो ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए में क्या है अपना इतरेतर द्वंद्व दिया है। तो इतरेतर द्वंद्व कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था पीछे वाली वीडियो में। इतरेतर द्वंद्व में और, तथा, ठीक है, इस प्रकार के जो क्या हैं योजक शब्द जुड़े होते हैं, और तथा। जैसे बात करें दिन तथा रात, दिन तथा रात, ठीक है। इसके अलावा बात करें पाप और पुण्य, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें कौन सा होता है? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। बात करें वैकल्पिक द्वंद्व समास की, तो वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या होता है? जैसे दोस्तों अपने पास दिया हुआ है थोड़ा और बहुत, ये थोड़ा या बहुत, ये किससे जुड़ा होता है? या शब्द से, या अथवा, थोड़ा अथवा बहुत, थोड़ा या बहुत, ठीक है। दिन या रात, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, अच्छा या बुरा, इस प्रकार के शब्दों में कौन सा होता है? अपने वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। बात करें अव्ययभाव समास की, तो अव्ययभाव समास सभी जानते हैं। अव्ययभाव समास वह समास होता है जिसमें पहला पद क्या होता है? उपसर्ग या अवयव शब्द दिए होते हैं, ठीक है। बात करें समाहार द्वंद्व की, तो समाहार द्वंद्व में जैसे अपने बात करें दोस्तों पानी वानी, तो पानी वानी तो कोई शब्द नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता इसका, परंतु पानी इत्यादि, चाय वाय, चाय इत्यादि, फल, फल आहार, फलाहार, तो फलों के आहार के साथ जो अन्य भी खाद्य सामग्री हम खाते हैं उसमें जो संपूर्ण बातें आ गई, ठीक है। फल फूल, तो फल फूल इत्यादि, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें कौन सा होता है? समास, द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों? दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा। एकमात्र समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास। अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। एकमात्र समास ये है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, बाकी में द्वितीय पद प्रधान होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें कौन सा हो जाएगा? थोड़ा बहुत में वैकल्पिक द्वंद्व, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लीमा प्रत्यय है, क्या है दोस्तों? लीमा प्रत्यय है, ईमा प्रत्यय है, माँ प्रत्यय है, या नीली प्रत्यय है। तो बात करें दोस्तों प्रत्यय की, प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी वाक्य के अंत में लगकर क्या कर देते हैं? उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। और नीलिमा का अर्थ परिवर्तित कौन कर रहा है? ईमा प्रत्यय अर्थ परिवर्तित कर रहा है, इसका अर्थ विशेष बना रहा है। प्रश्न संख्या 120 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? तो अर्थात 3 मोर के पर्यायवाची हैं, उनको छांटना है और चौथा अपने आप निकल आएगा। तो सिक्की बिल्कुल सही है दोस्तों, सिक्की मोर का पर्यायवाची होता है। कलापी भी मोर का पर्यायवाची होता है। केकी भी मोर का पर्यायवाची होता है। जबकि तमचूर है वो मोर का नहीं होता, मुर्गे का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? मुर्गा, ठीक है। कुक्कुट या मुर्गे का पर्यायवाची होता है तमचूर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ शब्द अथ का विलोम है? अथ का विलोम शब्द देखना है अपने को दोस्तों। अथ का अर्थ होता है अध्य होता है, अंत होता है, या इति होता है। तो अथ का विलोम क्या होता है दोस्तों? इति होता है। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ करना, ठीक है। क्या करना? प्रारंभ करना। और इति का अर्थ क्या होता है? समाप्त करना, ठीक है। अंतिम जो रूप होता है उसे इति के रूप में जाना जाता है। तो अर्थ का इति हो गया, ठीक है। बात करें दोस्तों अर्थ का क्या होता है? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनर्थ, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। बात करें अंत के, तो अंत का क्या होता है? सभी जानते हैं आदि होता है। क्या होता है? आदि। और अद्य का क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों यहाँ पर अद्य दिया हुआ है शब्द, क्या दिया है? अद्य। अध्य का अर्थ क्या होता है? निचला हिस्सा, जो नीचे का जो भाग होता है। और अध्य का क्या हो जाएगा? जो अधो हो जाएगा, अधोपरी, वो क्या हो जाएगा? अध्य का विपरीत अर्थ निकल देगा। जबकि बात करें एक शब्द होता है अपने पास अद्य, अद्य, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? आज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 122 में क्या करें? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। अर्थात अपने को क्या देखना दोस्तों? अनेकार्थी शब्द देखना है, उस शब्द को चुनना है। तो मुद्रा का अनेकार्थी शब्द कौन सा है वो देखना है अपने को। तो रूप होता है, भाग होता है, पर्वत होता है, या गोद होता है। तो बात करें दोस्तों मुद्रा है, उसका पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मुद्रा के पर्यायवाची जो अनेकार्थी शब्द होते हैं उनमें कौन कौन सा होता है? मुद्रा के जो होते हैं, एक तो हो जाएगा अपना छाप, क्या हो जाएगा? छाप, ठीक है, मुद्रा का। उसके अलावा क्या हो जाएगा? निशान, चिन्ह, ठीक है, रूप। और क्या जाता है दोस्तों? और अपने मुद्रा के पर्यायवाची शब्दों में देखें तो सिक्का भी इसका पर्यायवाची शब्द अनेकार्थी शब्द बन जाता है। अब जब प्रश्न संख्या 123 देखिए,
बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 123 की, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी की व्याख्या करने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है वो देखते हैं अपने। तो दोस्तों ऑप्शन ए के अंदर जो विराम चिन्ह दिया है उसे अपने सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्प विराम। अर्थात वाक्य में जब हमें बहुत ही कम समय के लिए रुकना हो, बहुत ही कम समय के लिए रुकना हो तो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये योजक, ये क्या है, तुल्यता, तुल्यता योजक चिन्ह है। कौन सा दोस्तों, तुल्यता। अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं या दो चीज़ों के या दो व्यक्तियों के मध्य, दो संज्ञाओं के मध्य तुलना की जाती है अर्थात उन्हें बराबर दिखाना होता है तो कौन सा तुल्यता चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। इसे बराबर का निशान बोलते हैं ना अपने मैथ में। ठीक है, ये चिन्ह क्या है दोस्तों, जब किसी वस्तु को विशेष रूप से प्रकट करना होता है, ठीक है, विशेष रूप से किसी का दर्शाना होता है तो उसके लिए ये जो अपने इस प्रकार से दो जो बिंदु हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे प्लास्टिक की बात करें, अपने जब सुलेख लिखते हैं या फिर कभी निबंध लेखन में होता है तो निबंध लिखते समय अपने क्या लिखते हैं, प्लास्टिक, प्लास्टिक। अब आगे इस प्रकार से दो चिन्ह लगा के, दो बिंदु ऊपर से लगा के क्या देखते हैं, वरदान या अभिशाप। तो इस प्रकार से प्लास्टिक को क्या करना चाहता है, वो विशेष रूप से प्रकट करना चाहता है, उसके लिए कौन सा होगा, ऑप्शन सी वाला चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी में बात करें तो दोस्तों ये होता है विवरण चिन्ह, और इसी किसी शब्द की व्याख्या या उसे विस्तार से कहने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विवरण चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 124 है, ताल्लव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो बात कर चुके हैं दोस्तों अपने काफ़ी बार ताल्लव्य महाप्राण घोष। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों ताल्लव्य वर्ण कौन से होते हैं, तो ताल्लव्य वर्ण होते हैं चय वर्ग वाले, चय वर्ग, इसके पश्चात ई, स्वरों में ई, ठीक है, और यह और ताल्लव्य से, ये कौन से हैं, ताल्लव्य वर्ण। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर कहाँ से, तालु से उच्चारित होने वाले शब्द कौन से, पूरा तो चय वर्ण, चय वर्ग, चय वर्ग, वर्ण नहीं चय वर्ग। ठीक है, चय छय जय जय ही है, ई, ये और ताल्लव्य से। ठीक है, बात करें महाप्राण की तो दोस्तों अपने काफ़ी बार बात कर चुके हैं, महाप्राण कौन कौन से होते हैं, तो दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। बात करें घोष की तो जो पहला, दूसरा और तीसरा तथा तीनों से, ये 13 तो क्या थे, अघोष थे। मैंने आपको सूत्र बताया हुआ है, अच्छे से याद करवाया हुआ है कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों से, पहला, दूसरा, तीसरा तथा तीनों से, ये 13 अघोष है। पहला, दूसरा, तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा तथा तीनों से, ये 13 अघोष है। अच्छे से याद कर लीजिए। उसके अलावा सभी सहघोष होंगे। तो सहघोष में दोस्तों बात करें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, तो पहला, दूसरे, तीसरे और तीनों सह के अलावा जो भी वर्ण अपने वर्णमाला में रह गए वो क्या होंगे, घोष या सहघोष होंगे। तो अब देख लेते हैं दोस्तों ताल्लव्य महाप्राण घोष वर्ण की। तो ताल्लव्य घ क्या है दोस्तों, कंठे है, यहीं से ऑप्शन कट गया, रिजेक्शन मेथड लगाते हैं अपने। घ क्या है, कंठे है, तो ये तो नहीं होगा। ये क्या है, ताल्लव्य, क्योंकि चय वर्ग का सदस्य है। झ भी क्या है, ताल्लव्य होगा क्योंकि झ वर्ग का सदस्य है। और छ भी क्या है, ताल्लव्य है, ये भी चय वर्ग का सदस्य है। तो ऑप्शन बी, सी और डी रह गई। बात करें दोस्तों अब महाप्राण की, अल्पप्राण और महाप्राण। तो दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण है। तो बात करें दोस्तों पहला, तीसरा, पांचवा, तो ये क्या है, ऑप्शन बी में ये है पांचवा वर्ण, जो क्या हो जाएगा अपना अल्पप्राण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, बी भी अपना कट गया। बात करें ऑप्शन सी की, तो ये क्या है, चौथा अक्षर है, चय वर्ग का कौन सा है, चय, छय, जय, झ, तो चौथा है, तो क्या है, महाप्राण है, ये अभी तक बचा हुआ है। और छः क्या है अपना, छः क्या है, दूसरा वर्ण है, छः क्या है, चय वर्ग का दूसरा अक्षर है, तो ये भी अभी तक बचा हुआ है। तो ऑप्शन सी और डी में से अभी देखेंगे दोस्तों, ये दो ही बचे हैं अपने पास। अब बात करें घोष की, तो मैंने आपको बताया था पहला, दूसरा और तीसरा, ये 13 तो अघोष है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो 6 क्या है, दूसरा वर्ण है, और ये क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। तो ऑप्शन सी अपने पास जय बच गया। रिजेक्शन मेथड से आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, और वैसे रट के करोगे दोस्तों बिना समझे तो ये क्वेश्चन आपके 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि गलत ही होगा। आपको अच्छे से समझ लेना है, एक बार समझने के पश्चात वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एमेलगेमेशन का हिंदी पर्याय कौन सा है, एमेलगेमेशन का हिंदी पर्याय अपने को देखना है। तो एमेलगेमेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है दोस्तों, इसका सम्मिलन अर्थ होता है। क्या होता है, सम्मिलन या समामेलन, समामेलन भी अपने
देखने को मिलता है कई बार, समामिलन, सम्मिलन या समामिलन। ठीक है, तो बात करें दोस्तों, ऑप्शन डी अपने पास समामिलन दिया है। सम्मिलन का अर्थ एमेलगेमेशन का अर्थ क्या है? समामिलन दिया है। ठीक है, बात करें दोस्तों संशोधन की, तो आपने बात कर चुके हैं, इसके पहले भी बात कर चुके हैं। अम्बेडमेंट क्या होता है दोस्तों? अम्बेडमेंट है वो किसका अर्थ होता है? संशोधन का अर्थ होता है। बात करें दोस्तों परिशोधन की, तो परिशोधन का क्या होता है? एमरीजेशन क्या होता है दोस्तों? ये शब्द अपना नया आया है, लिख लेते हैं, अमोरीजेशन। ठीक है, अमोरीजेशन ये क्या होगा? परिशोधन का अर्थ होता है। और सम्मेलन की आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट देखिए, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो बात करें दोस्तों, ऑप्शन ए ज़्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बात करना, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। तो नाक दबाने से मुंह खुलता है, अर्थात जैसे एक रोग भी है ना, जिसके अंदर क्या हो जाता है, अपने जबाड़े क्या हो जाते हैं, जकड़े जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जकड़ जाते हैं। बहुत ही जोर ज़बरदस्ती के साथ उनको खोलना पड़ता है, तो नाक दबा के उनको खोला जाता है। ठीक है, मिर्गी के दौरे भी जिन्हें बोला जाता है। तो मिर्गी के रोग में क्या किया जाता है? नाक दबाई जाती है, जिससे मुंह से सांस आने लग जाता है, मुंह खुल जाता है, जबाड़ा जो क्या हो गया, जकड़ चुका है, बंद हो चुका है, उसे खोला जा सकता है। तो कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। क्या होता है? कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो बात करें दोस्तों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भाषा कौन सी प्रयुक्त की जाती है? सबसे पहले तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद 348 है, 348, 343 से 351 तक अपनी राजभाषा के जो अनुच्छेद दिए हुए ना, ठीक है, उन्हीं में अनुच्छेद 348 के अंदर जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा है कि कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाएगी, जब तक कोई कानूनी संसद के द्वारा कोई कानून ना बनाया जाए या कोई उपबंध लागू ना किया जाए, तब तक कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाएगी? इंग्लिश या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ये उसमें दिया हुआ है। कौन से में? अनुच्छेद 348 के अंदर। बात करें दोस्तों, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों द्वारका, द्वारिका, द्वारका या द्वारिका। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ द्वारका शब्द क्या है? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए द्वारका जो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 129 देखिए, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो देखना दोस्तों। उससे पहले बात करें तो 3 वाक्य बिल्कुल सही अपने को देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विराम, एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है दोस्तों। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, बिल्कुल सही है। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। कई बार कोई चीज़, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ऑप्शन सी देख लेते हैं दोस्तों। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, हम हमेशा दिल से, सच हमेशा दिल से निकलता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये भी व्याकरण की, आवर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शब्द वाक्य अपना है वो बिल्कुल सही है। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी भी हमारा सही हो जाएगा। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है, ये भी व्याकरण की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही शब्द है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार हम कोई चीज़ कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, अपने देखते तो क्या यूज करते, कई बार हम किसी चीज़ से इस प्रकार से वाक्य में आ सकता है। किसी चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम, कोई ऐसा की जगह कोई प्रेरित होकर विशेष काम भी आ सकता है। विशेष काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, या पर की जगह भी क्या आ सकता है? परंतु आ सकता है। परंतु ज़्यादा उचित रहेगा। पर उसे पूरा नहीं कर पाते की वजह क्या आना चाहिए? परंतु या किंतु आना चाहिए था। तो कोई चीज़ की जगह क्या आ जाएगा? किसी चीज़ से प्रेरित होकर। प्रश्न संख्या 130 देखिए, सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों राज्य सरकारों को जो केंद्र सरकार के द्वारा पत्र भेजा जाता है, अर्थात किसी उच्च कार्यालय के द्वारा निम्न कार्यालय को, अपने निम्न कार्यालय को भेजे जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? सभी जानते हैं, परिपत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। बात करें अनुस्मारक की, ऑप्शन ए की, तो अनुस्मारक सभी जानते हैं कि किसी पत्र के जो संस्मरण के रूप में भेजा जाता है, अर्थात पहले किसी पत्र को भेजा जा चुका है या किसी कार्य के आदेश दिया जा चुका है, उसके अनुस्मारक के रूप में, उसके याद दिलाने के लिए, उस कार्य को स्मृति ताज़ा करवाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं?
अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। अधिसूचना सभी जानते हैं, अधिसूचना किसी विभाग कार्यालय के द्वारा जो सामूहिक रूप से क्या की जाती है, सूचना जारी की जाती है। ठीक है, पूर्ण समुदाय के लिए सूचना जारी की जाती है या पूर्ण विभाग के लिए सूचना जारी की जाती है, उसे क्या कहते हैं, अधिसूचना। कार्यालय आदेश क्या होता है, किसी विभाग या कार्यालय के सभी कर्मचारियों को जो आदेश जारी किए जाते हैं या उनके लिए जो विशेष रूप से दिशा निर्देश, नए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, किसी कंपनी के द्वारा जारी किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्यालय आदेश कहते हैं। प्रश्न संख्या 131 देखिए, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस द गवर्नमेंटल एरर। क्या अपने को एक एरर चूज करना दोस्तों। वहन हैरी कम बैक होम ही सा बल्ड एवरीवेयर। तो देखिए दोस्तों, वहन कम, यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है अपने को, कम बैक होम, ही सा यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो अर्थात यहाँ क्या होना चाहिए, या तो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होना चाहिए या पास्ट सिंपल का वाक्य होना चाहिए। एक टेंस में दो टेंस एक साथ नहीं आ सकते, पास्ट और प्रेजेंट। तो बात करें दोस्तों वहन अर्थात जब हैरी कम बैक होम, जब घर वापस आया, तो कम बैक होम पास्ट का वाक्य है। जब अपने हिंदी अनुवाद करके देखते हैं तो क्या है, भूतकाल का वाक्य है। तो कम का जगह क्या आना चाहिए, कैम आना चाहिए था। एक तो ये एरर आ गया अपने सामने। दूसरा देख लेते हैं, सेकंड पार्ट सही है क्या, सी सा बल्ड एवरीवेयर, उसने हर जगह खून देखा, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन अपना, वैन हैरी बल्ड एवरीवेयर कम बैक होम, ऑप्शन सी कम बैक होम, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या 132 132 में क्या कर रहा है, इसमें भी क्या चूज करना है दोस्तों, अपने को एक एरर चूज करना है। तो द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड टू द विलिंगनेस ऑफ बायर्स टू पे मोर फॉर इट। देखिए दोस्तों, द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड टू द विलिंगनेस ऑफ बायर्स टू पे मोर फॉर इट। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर, डिपेंड टू द विलिंगनेस ऑफ बायर्स टू पे मोर फॉर इट, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार, ये सेंटेंस स्टार्टिंग भी सही है। द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल, ये भी अपना सही है। जबकि बात करें डिपेंड टू द विलिंगनेस, डिपेंड टू द विलिंगनेस नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, डिपेंड फॉर द विलिंगनेस, डिपेंड फॉर द विलिंगनेस ऑफ बायर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, टू की बजाय यहाँ पर क्या आना चाहिए था, फोर आना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन ए ही हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस वाक्य के हिसाब से। अर्थात इसमें ऑप्शन ए में क्या है, एरर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 133, अपने को यहाँ पर भी क्या करना है, कोई एरर चूज करना है, और यदि कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन 4 चूज करना है। तो देखिए दोस्तों सेंटेंस देखते हैं, द एथोस ऑफ इक्वलिटी वाज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर देयर बिलीफ इन सतगुरु। द एथोस ऑफ इक्वलिटी वाज, तो ए एथोस नहीं आना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों देखें ए एथोस, क्यों, क्योंकि जब एथोस की बात करें, अपने उच्चारण करते हैं इसका, तो क्या हो रहा है, वोवल साउंड अपने को प्रतीत हो रहा है। वोवल साउंड आ रहा है ना, एथोस, एथोस वोवल आ रहा है, तो वोवल के साथ वोवल साउंड आ रहा है। और ये क्या है दोस्तों, ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, अर्थात डेफिनेट आर्टिकल है कि इनडेफिनेट है। तो बात करें दोस्तों, इनडेफिनेट आर्टिकल है। और एथोस ऑफ इक्वलिटी, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो काउंटेबल है। बात करें ए एथोस की बजाय यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एन एथोस आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वोवल साउंड अपने को हो रहा है। तो ऑप्शन ए पार्ट फर्स्ट में क्या यहाँ पर क्या अपने को एरर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 134, इसमें क्या करना है दोस्तों, अपने को पैसिव वॉइस बनानी है। क्या है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है वाक्य को। डिड यू इन्फॉर्म हिम अबाउट द टिकट कैंसिलेशन। डिड यू इन्फॉर्म, सबसे पहले डिड आते अपने को क्या आना चाहिए, माइंड में क्या आना चाहिए कि वाक्य क्या है, जो सेंटेंस अपने को दिया है वो पास्ट सिंपल टेंस का दिया है, पास्ट सिंपल टेंस का दिया है। ठीक है, तो बात करें पास्ट सिंपल टेंस का दिया है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय अपने क्या ध्यान में रखेंगे। तो बात करें दोस्तों, जब सेंटेंस अपने को किस में दिया हो, पास्ट सिंपल टेंस में दिया हो, तो सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले क्या आएगा। और यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर क्या सेंटेंस का परफॉर्मा क्या है, डिड यू, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट हो रहा है। तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क अंत में दिया है, तो क्या है, इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है दोस्तों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। प्रश्नवाचक चिन्ह अपने को प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? वाज या वर से वाक्य स्टार्ट होगा, वाज या वर, ठीक है। उसके पश्चात क्या होगा दोस्तों? उसके पश्चात आएगा ऑब्जेक्ट अपना, क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और वाक्य का कोई अदर पार्ट रह गया तो और अंत में क्वेश्चन मार्क अपने पैसिव वॉइस में लगाते हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों अब इसके अंदर सबसे पहले वाज या वर से स्टार्ट होगा वाक्य, तो देख लेते हैं। वाज ही, विल ही, इज ही, वाज ही। तो ऑप्शन ए और डी दो ही बचते हैं अपने पास, बी और सी तो श्रेय से क्या हो गए? खारिज हो गए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी और डी में से अब बात करेंगे अपने, तो वाज ही इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट टिकट कैंसिलेशन बाय यू, वाज ही बीइंग, तो बीइंग का यहाँ पर कोई ऑप्शन आपने लिखा है क्या? बीइंग आएगा? नहीं दोस्तों, तो बीइंग भी यहाँ पर नहीं आएगा, ऑप्शन ए ही है हमारे पास। कितना आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन ए हमारे पास बचता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या 135 है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है अपने को? तो सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं कौन से प्रकार का सेंटेंस है। मदर सेड टू अविका फिनिश दीज सम्स बिफोर यू गो टू द पार्क। तो दोस्तों सबसे पहले क्या दिया है? इंपेरेटिव प्रकार का वाक्य अपने को दिया है। किससे पता चल रहा है? फिनिश जो वर्ड अपने को मिला है सबसे पहले वाक्य में, ठीक है। बात करें दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या चेंज होगा, तो सैड की जगह क्या आ जाएगा? टोल्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोल्ड आ जाएगा। सैड को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ जाएगा? अपने पास टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लिखेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टोल्ड टू लिखेंगे। सैड की जगह क्या आ जाएगा? टोल्ड आ जाएगा। उसके बाद साथ बात करें तो दीज सम्स की बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा? दोज आ जाएगा, दोज सम्स, ठीक है। इतना चेंज अपने को करना है। देख लेते हैं अब कौन सा ऑप्शन अपने पास सही बैठ रहा है। ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में क्या कह रही है? मदर टोल्ड अविका टू फिनिश दोज सम्स बिफोर सी वेंट टू द पार्क। तो वो अपने यहाँ पर देखने पर बात सही लग रही है दोस्तों। सी सैड की जगह क्या आ गया? टोल्ड आ गया। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ गया? टू आ गया। फिनिश दीज की जगह क्या आ गया? दोज आ गया। अन्य सेंटेंस और देख लेते हैं। मदर टोल्ड अविका टू फिनिश दीज, इसने दीज की बजाय दोज को चेंज नहीं किया, ठीक है। बिफोर यू गो टू नहीं किया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों अपने पास? बात करेंगे थर्ड पर्सन में अपना ऑप्शन है वो चेंज हो जाएगा, सी वेंट टू, ठीक है। और क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में जाएगा, सी वेंट, ठीक है। और इसने क्या के दे दिया? यू गो टू द पार्क। ये ऑप्शन अपना बी तो नहीं बैठेगा। सी में देखिए मदर टोल्ड अविका टू फिनिश दोज सम्स बिफोर सी गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वो भी किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस का अपने पास बन गई, तो ये भी नहीं होगा। मदर टोल्ड अविका टू फिनिश दोज सम्स बिफोर सी वाज गोइंग, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम चेंज कर देखना है दोस्तों अपने को। तो सैन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बात करें सैन के अर्थ की तो समझदार बोलते हैं। किसी समझदार को क्या बोला जाता है? सैन बोला जाता है, ठीक है। और उसका सिनोनिम कौन सा है आपने देख ले तो सेंसिबल, करेजी, सेंसिटिव और फुलिश। तो सेंसिबल और सेंस ये दोनों किसके हैं? समझदारी या समझदार के अर्थ इनका निकलता है। करेजी का सभी जानते हैं दोस्तों, पागलपंती या पागल को करेजी कहा जाता है। फुलिश मूर्खतापूर्ण कार्य करना या मूर्खतापूर्ण यहाँ पर इसका फुलिश का अर्थ निकल जाएगा। सेंसिटिव संवेदनशील, सेंसिटिव क्या होता है? संवेदनशील। प्रश्न की 137 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। क्या चूज करना दोस्तों अपने को? एंटोनिम देखना है किसका? सेगेसियस का। तो सेगेसियस का एंटोनिम क्या होगा? सबसे पहले इसकी बात करें दोस्तों इसके सेंस की अर्थात इसके अर्थ की, तो सेगेसियस का अर्थ क्या होता है? मेधावी या समझदारी। इसका भी अर्थ होता है मेधावी या समझदार। क्या होता है दोस्तों? समझदार, ठीक है। तो मेधावी या समझदार क्या सेगेसियस का अर्थ होता है। बात करें दोस्तों ऑप्शन ए की, इंगेनिशियस, प्रूडेंट, एस्ट्यूट और इग्नोरेंट। तो दोस्तों बात करें ऑप्शन ए की, इग्नेशियस का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों? इग्नेशियस का अर्थ होता है अनजान। क्या होता है? अनजान,
या अज्ञानी, अज्ञानी या अनभिज्ञ, अनभिज्ञ जो अनजान नहीं है, किसी वाक्य का जानकार नहीं, किसी को जिसको कुछ पता नहीं है, अनभिज्ञ। तो सैगेशियस का अर्थ क्या होता है? समझदार या जानकार, और इसका अर्थ क्या होता है? अनजान या अज्ञानी। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटोनिम हो जाएगा प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि बाकी जो वर्ड अपने को दिए हुए हैं उनका अर्थ अलग निकलता है। देख लेते हैं उनका क्या अर्थ निकलता है। तो दोस्तों बात करें ऑप्शन ए इग्नोरेंट, इग्नेशियस, प्रूडेंट, एस्ट्यूट और इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इग्नोरेंट का अर्थ भी तो अनजान ही होता है। एक सेकंड देख लेते हैं दोस्तों, इग्नोरेंट और इग्नोशियस में से कौन सा होगा? इग्नोरेंट का अर्थ क्या होता है? अनजान होता है दोस्तों, या जिसे कुछ भी पता नहीं है, जिसे जैसे जो शब्द मैंने अभी आपके सामने बोला था कि अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, ये क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट का हो जाएगा ये तो। और सैगेशियस क्या होता है? जानकार, समझदार होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों इग्नेशियस, इसका अर्थ क्या होता है? तो बात करें इग्नेशियस का अर्थ होता है दोस्तों सरल। क्या होता है? सरल या प्रवीण। ये किसका होता है? इग्नेशियस का अर्थ होता है। सॉरी मैंने क्या पहले मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको ऑप्शन ए बता दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, प्रश्न संख्या 138 देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या चूज करना है अपने को? वन वर्ड चूज करना है, वन वर्ड चूज करना है। एक सेकेंड, इसके अन्य ऑप्शन भी अपने देख लेते हैं। तो प्रूडेंट आपको नहीं बताया था ना? प्रूडेंट का अर्थ क्या होता है? विवेकी या चतुर होता है। क्या होता है? चतुर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? चतुर। और बात करें दोस्तों एस्टेस्ट, इसका अर्थ भी क्या होता है? चतुर ही होता है, या प्रवीण, चतुर, प्रवीण, एस्ट्यूट का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 138 देखिए, वन वर्ड चूज करना अपने को दोस्तों। प्रश्न संख्या 138 में क्या चूज करना है? वन वर्ड चूज करना है। तो सही वन वर्ड कौन सा है? जो वाक्य का दिया हुआ है उसका चूज करना है। ए स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्व सिस्टम को जो डिजीज का उपचार करने वाला स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसे क्या कहते हैं? तो न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑर्थोपेडिक कहते हैं, गायनोलॉजिस्ट कहते हैं, या पेडियाट्रिशियन कहते हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या कहलाता है दोस्तों? जो नर्व सिस्टम का जो उपचार करने वाला डॉक्टर है वो क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। बात करें ऑर्थोपेडिक की, तो ऑर्थोपेडिक क्या होता है दोस्तों? जो अपना हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है, या जो विकलांग रोग विशेषज्ञ होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक बोलते हैं। बात करें ऑर्थोलॉजिस्ट की, तो ऑर्थोलॉजिस्ट तो हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ होता है, और ऑर्थोपेडिक क्या होता है? विकलांग रोग विशेषज्ञ होता है, जिनमें क्या होता है दोस्तों? जन्मजात जो लोग जिनके जोड़ या हड्डी में क्या होता है? विकृतता होती है, उसके उपचार के लिए ऑर्थोपेडिक शब्द का यूज किया जाता है। गायनोलॉजिस्ट सभी जानते ही हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है। और पेडियाट्रिशियन क्या होता है दोस्तों? बालक रोग विशेषज्ञ होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके रोग विशेषज्ञ क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। प्रश्न संख्या 139 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। जो पहली या कहावत अपने को दी हुई है उसका सही अर्थ कौन सा है? वो सही अर्थ चूज करने वाला ऑप्शन अपने को देखना है। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन्स सर्विस। तो इसके जो अर्थ है निकलता है वो क्या निकलता है दोस्तों? बहुत ही बेहतरीन कार्य करने के लिए, अर्थात ये मेंस सर्विस बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रदर्शन या शानदार कार्य करने के लिए इसका अर्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए देखें, एक्सीलेंट वर्क, हैप्पी एंड फ्री, होपफुल अटेंशन, ठीक है, सिंसियर अफेक्शन। तो ऑप्शन ए एक्सीलेंट वर्क हमारा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, शानदार कार्य सही हो जाएगा। 139 140 का देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज जर्मेसली करेक्ट। करेक्ट अपने को चूज करना है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न संख्या 140 में ऑप्शन ए देखिए, ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन्स आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नहीं, ऑप्शन डी, ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पैसेज वाला क्वेश्चन आ गया, तो आप पैसेज को क्या कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आसानी से पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ सकते हैं और उसके साथ अपने बात करें पैसेज वाले क्वेश्चनों की। तो 141 प्रश्न संख्या 141 का देखिए दोस्तों, द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ एडिसन्स इन्वेंशन वाज देयर। क्या था दोस्तों?
इन्वेंशन किसका था, एडिसन का। कौन सा, जो मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ एडिसन इन्वेंशन वाज देयर, तो लो कॉस्ट, ठीक है, एस्थेटिक एस्पेक्ट, फंडामेंटल स्पेशलिटी, मल्टीपल यूजफुलनेस। तो प्रश्न संख्या 141 में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, फंडामेंटल सिंप्लिसिटी, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 देखिए, और अकॉर्डिंग टू द ऑथर एडिसन्स बिकम परपेशियस बिकॉज ही। तो प्रश्न संख्या 142 में देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए हैड ग्रेट बिजनेस सेंस, हैड ग्रेट बिजनेस सेंस, उसके पास ग्रेट बिजनेस सेंस थे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143 देखिए, टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क एडिसन्स नीडेड, टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क एडिसन नीडेड, एडिसन को क्या चाहिए था, तो प्रश्न संख्या 143 में ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हग अमाउंट्स ऑफ मनी, हग अमाउंट्स ऑफ मनी, ठीक है, ये उसकी नीड थी। नेक्स्ट देखिए 144, एडिसन्स लॉन्ग एंड प्रोडक्टिव लाइफ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो प्रश्न संख्या 144 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हिज पॉजिटिव एटीट्यूड, हिज पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड अनकैनी, अनकैनी एज यूज इन पैसेज मीन्स, अनकैनी का अर्थ क्या है दोस्तों, पैसेज में जो वर्ड अपने को दिया हुआ है उसका क्या अर्थ निकलता है वो देखना है, उसका सिनोनिम वर्ड कौन सा अपने को दिया हुआ है। तो एस्टोनिशिंग, वायर्ड, ग्रेट या ट्रैफिक, तो वियर्ड इसका अर्थ सही हो जाएगा, ठीक है। वियर्ड क्या होता है दोस्तों, जो मतलब चिड़चिड़े स्वभाव वाला, जो नेचुरल ना हो, अनएक्सपेक्टेबल हो, ठीक है। प्रश्न संख्या 146 देखिए, 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, कर्नाटक है। कौन है दोस्तों, कर्नाटक, उसके पश्चात तेलंगाना और उसके पश्चात हरियाणा, ठीक है। टॉप 3 कौन कौन से थे, कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा, ठीक है। वो बात करें दोस्तों, ये देखिए तीनों दिए, कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा। नेक्स्ट देखिए 147 संख्या क्या कह रहे हैं, 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों की सेवा में भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना का नाम क्या है, तो दोस्तों सभी जानते हैं कि जो सैनिकों के, जो अपनी सेना के जो तीनों रूप हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, उनके लिए अग्निपथ योजना लाई गई थी। कौन सी दोस्तों, अग्निपथ योजना कब लाई गई थी, ये सभी को याद रखना है। 14 जून 2022 को, 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लाई गई, और जिसके लिए जो भर्ती होने वाले सैनिक, तो उनको क्या कहा गया, अग्निपथ योजना, ठीक है। 22 जून 2021 को 14 जून 2022 को लाई गई थी, ठीक है। 14 जून 2022 को लाई गई, और इसके अंदर, इसके तहत कि तीनों सेनाओं के अंदर क्या आ गया आगे, जिसके तहत किसकी भर्ती हुई दोस्तों, अग्निवीरों की भर्ती की जा रही थी। और अभी से हाल ही में इसमें क्या क्या अपडेट किया गया दोस्तों, तो अग्निवीरों के जो अग्निवीर की जो भर्ती की जाती थी उसमें 4 साल तक थी, पहले क्या थी, ये योजना 4 साल के लिए थी, अब उसे बढ़ाकर 10 साल के लिए कर दिया गया, 10 साल के लिए कर दिया गया। और जो जितने भी भर्ती किए जाते हैं युवक, उनमें से 50% को क्या किया जाता है, स्थायी नियुक्ति, अर्थात उनके जो पहले जो उनकी अवधि थी किसकी, इस नौकरी की या सेवा की, उस तक उनको नियुक्ति दी जाती है 50% युवाओं को। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 148, 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना, कौन सी योजना चलाई गई थी, भारत गौरव योजना। इसके तहत दोस्तों निजीकरण किया गया था ट्रेनों का, क्या किया गया था, निजीकरण किया गया था ट्रेनों का, और पहली निजी ट्रेन चलाई गई थी, किसके बीच शुरू की गई थी, तो ये दोस्तों कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी के मध्य शुरू की गई थी। किसके मध्य, कोयम्बटूर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के मध्य शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो दोस्तों अपना नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली वाला कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, जो क्या है दोस्तों पूर्ण रूप से जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है भारत का पहला। 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु 5 नए देशों को
5 नए देशों का चुनाव संपन्न हुआ, इनमें से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों अब ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि दिसंबर 2024 में इनके जो 2 वर्ष की अवधि थी वो पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, इस कारण ये चर्चा में है अब। और वह कौन सा था दोस्तों? तो सम्मिलित नहीं था, वो जापान भी था, स्विट्ज़रलैंड भी था, मोजाम्बिक भी था, बोत्सवाना, ये देश इसमें सम्मिलित नहीं था। इनके अलावा जापान, स्विट्ज़रलैंड और मोजाम्बिक के अलावा जो 5 सदस्य थे, 5 में कौन सा था? एक था इक्वाडोर, अपने को याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस पर। इक्वाडोर, और एक दोस्तों अपना था माल्टा। कौन सा देश था? माल्टा। ठीक है, माल्टा किनू। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।